एवरीवन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक डाउट होता है बहुत कि कैसे क्लाइमेट चेंज का जो डेटा है, जो बहुत सारे कन्वेंशन है, उसको याद रखा जाए। ठीक है, ये कन्वेंशन वाला जो टॉपिक है बेसिकली काफ़ी ब्रॉड है और इतना इसमें अलग अलग टाइप के जो कॉप होते हैं, ठीक है, कन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कि लोगों को समझ नहीं आता है कि कौन किसका हो रहा है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि मिसलेनियस में आप देखोगे वहाँ पे इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी करके ऑलरेडी मेंशन है टॉपिक। ठीक है, तो उस कारण से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वैसे भी पेपर 2 में भी आपको देखने को मिलेगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक जो है, तो इन्वायरमेंट का काफ़ी वेटेज है। इसमें हम लोग देखो बहुत क्लियर कट इसमें देखेंगे। डोंट अंडरस्टिमेट दिस वीडियो। और इसमें क्या है कि इसके पेज क्वालिटी से आप इस चीज़ को जज मत करना, क्योंकि यहाँ पे क्रीम है वीकेंड से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टॉकहोम कन्वेंशन का। स्टॉकहोम कन्वेंशन आया क्यों, इसको ऐसे समझो कि पहले क्या था कि बहुत कम ही ऐसे कंट्री थे जो डेवलप्ड थे, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन का अगर हम लोग बात करते हैं, औद्योगिकरण का, तो ये आया था आपका वेस्टर्न कंट्री में, ठीक है, यूरोप में। और बहुत कम ही ऐसे थे कंट्री जो कि उस टाइम पे डेवलप थे। अभी भी तो अभी काफ़ी डेवलपिंग कंट्री हैं इन कंपेरिजन टू डेवलप्ड। और डेवलप्ड कंट्री क्या थे कि बहुत सारे ऐसे अपने इमिशंस किए, बहुत सारे ऐसे ग्रीन हाउस गैस रिलीज किए कि धीरे धीरे एक कंसर्न बनने लगा पूरे इस अर्थ को लेकर के कि भाई टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, इस चीज़ को कैसे कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि इसी से लेकर के अभी तक का जितना कन्वेंशन हुआ उसका कहीं ना कहीं रिलेशंस था शुरू से। तो ये सबसे पहले बात आता है सबके माइंड में कि चलो एक स्टॉकहोम में यहाँ पे कि एक हम लोग पार्टी का जो है ना एक मीटिंग करते हैं। ठीक है, तो 1972 में एक स्टॉकहोम डिक्लेरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और ये होता है मीटिंग, और यहाँ पे गई थी हमारे पीएम उस टाइम की, ठीक है, इंदिरा गांधी जी। ठीक है, 1972 में। और अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो आया था हम लोग का इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वाला, ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, और वाइल्ड लाइफ तो खैर बाद में आया था, बट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था ये सब यहीं से देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं यहीं से कनेक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, ठीक है, अब चलो हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं, एक एक चीज़ को हमने यहाँ पे ब्रेक करके पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें आप लोग डेट याद रखना, कि कोई डेट डायरेक्ट पूछ देगा कि कौन कब आया था, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, देखो जैसे ओजोन को लेकर के, ठीक है, ओजोन वाला काफ़ी मेन कंसर्न चल रहा था, क्योंकि इस टाइम पे क्या था कि रेफ्रिजरेटर में, कूलेंट में ये सब यूज कर रहे थे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, एंड सीएफसी। एक चीज़ आपको बता दें कि जो ये है ना, अगर कोई ओजोन को डिप्लीट करना है तो उसमें क्लोरीन होना ही चाहिए, तभी जाकर को डिप्लीट करेगा। एक और होता है HFC, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो इसमें देखो कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी एग्जाम्पल भी कन्फ्यूज करेंगे कि HCFC में या HFC में कौन है कि इस चीज़ को डिप्लीट करता है, ठीक है, ओजोन को। तो HCF जो है ना, ये कुछ कारण नहीं करता है, बट इसका मेन कंसर्न ये है कि ये ग्रीन हाउस गैस काफ़ी पोटेंट है। मतलब समझो कि जो CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, उसका कहीं ना कहीं 22 टाइम्स इफेक्टिव होता है HFC। ठीक है, मीन्स कि HFC बहुत ही खतरनाक है इन सेंस ऑफ दी बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ये ओजोन को डिप्लीट नहीं करता, बट ग्रीन हाउस गैस का कारण बनता है। इस कारण से क्या था कि 1985 में एक कन्वेंशन होता है, मतलब कन्वेंशन इसमें नहीं होता है, बेसिकली एक मीटिंग होता है, कन्वेंशन ही नाम बोल सकते हो, वियना कन्वेंशन होता है। ठीक है, इसमें जब लोग आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ स्टेप होता नहीं है, बट केवल बस बात करते हैं कि हाँ ओजोन का ये कारण है, इसको ऐसे हम लोग को रोकना चाहिए, बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ होता नहीं है। लेकिन ये भी हमारा तो स्टार्टिंग था इस चीज़ को लेकर के। 1985 ध्यान रख लेना कि यहाँ से ओजोन को लेकर के बात होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ओजोन के लिए अगर बात आता है तो आप 3 ठे कन्वेंशन याद रख लेना। एक तो वियना कन्वेंशन, ठीक है, सबसे पहले, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एंड देन आपका आता है किगाली। ठीक है, ये सारे रिलेटेड है। वियना कन्वेंशन का बात करते हैं तो 1985
देन 2 साल बाद 1987 में आया था मॉन्ट्रियल, एंड फिर 2016 में ये किगाली एग्रीमेंट देखने को मिलता है। और ये कैसे आते हैं कि शुरू में कुछ नहीं किया, फिर उसके बाद चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ बात करना, कुछ स्टेप लिया, फिर उसके बाद करता है कि अच्छा ये चीज़ हो रहा था वैसे करो, मतलब एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। सो अब आगे देखते हैं। सो 1985 में आ गया था वियना, 1987 में आया था मॉन्ट्रियल, ठीक है। और मॉन्ट्रियल में क्या हुआ कि यहाँ पे फेज आउट करने का बात करते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का, ठीक है। और देखो यहाँ पे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या क्या होते हैं जो ओजोन को हानि पहुँचाते हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, HCFCs हो गया, ठीक है। तो उस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म करने का बात करते हैं। और यहीं पे फिर एक बात आता है डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, ठीक है। डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, बोला जाता है कि जो बड़े कंट्री हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इमिशन किए हैं, वो ज़्यादा हमारे क्लाइमेट को हार्म किए हैं, ठीक है। सो इस कारण से उनका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इन कंपेरिजन टू जो डेवलपिंग कंट्री है। सो डेवलपिंग कंट्री को अभी डेवलप होने दो, थोड़ा इनको टाइम दो, लेकिन जो डेवलप कंट्री हैं, जो जैसे अमेरिका हो गया, जैसे यूरोप वाले कंट्री हो गए, उन पे ज़्यादा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, उनको ज़्यादा इस चीज़ को कम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात होता है। अब चलो बात होता है 2016 में, ये होता है किगाली अमेंडमेंट का, जो कि ये होता है बेसिकली अमेंडमेंट ही होता है, इसमें कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं, ठीक है। और ये अमेंडमेंट क्या होता है कि जो मॉन्ट्रियल में कुछ स्टेप लिए गए थे, उस चीज़ को यहाँ पे और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया जाता है, राइट। सो ठीक है, यहाँ पे देखो अब आते हैं। सो ये क्या था कि इंडिया ने ये क्या किया कि इस चीज़ को अमेंड करता है, इस किगाली एग्रीमेंट किगाली अमेंडमेंट को लेकर के। तो इसमें क्या वो इंडिया का टारगेट रहता है कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है काफ़ी पोटेंट, उसको बोलता है कि 2028 तक जो है यहाँ पे इस चीज़ को फ्री करना है, ठीक है, मतलब ख़त्म कर देना है। और जैसे मैन्युफैक्चरिंग में तो यूज होता है ना इस चीज़ को, तो 2028 तक एंड करना है। खैर देखो क्या होता है, बट इसमें और क्या है, और भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए कि 2037 तक जो है ना 20% रिड्यूस करेंगे, 2042 तक 30% रिड्यूस करेंगे, और 2047 तक 85% ऑफ ये जो HFCs है उसको कम कर देंगे, ठीक है। और इंडिया जो है ना ये एक लाता है कूलिंग एक्शन प्लान, जो कि इंडिया ही ऐसा फर्स्ट कंट्री था, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2019 में। और ये सस्टेनेबल कूलिंग का बात करता है, ठीक है। तो जैसे सस्टेनेबल कूलिंग का मतलब क्या है कि हम लोग HCFC यूज नहीं करेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज नहीं करेंगे, बट कुछ ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढा जाएगा इसमें, राइट। सो यहाँ से ये पता चलता है। एक और आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट आता है 1987 का। तो इस चीज़ को यहाँ से याद रख सकते हो कि मॉन्ट्रियल के टाइम पे ही कहीं ना कहीं ब्रंटलैंड आया था ये रिपोर्ट। इसमें क्या हुआ था कि एक इसका थीम था आवर कॉमन फ्यूचर, एंड फिर उसके बाद क्या होता है 1980 में एक टर्म आता है सस्टेनेबल का, तो पूछ लेगा कि सस्टेनेबल टर्म कब सबसे पहले आया था, तो 1980 में आया था। और बेसिकली जो ये ब्रंटलैंड रिपोर्ट था ना, ये WCED जो 1983 में इस्टेब्लिश किया गया था, इसी यही ने रिपोर्ट प्रिपेयर किया था, और इस चीज़ में यहाँ पे रखा था ब्रंटलैंड रिपोर्ट को, ठीक है। सो ठीक है। अब चलो सबसे एक और बड़ा चीज़ होता है, तो यहाँ से समझ लिए हम लोग कि ये ओजोन का बात है, ठीक है। ओजोन में हम लोग को क्या देखना है, 1985, 1987 एंड देन 2016, ठीक है। 2016 में क्या था, किगाली एग्रीमेंट था। यहाँ क्या था 87 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, एंड देन 1985 में क्या था, तो वियना कन्वेंशन, राइट। अब चलो देखते हैं IPCC का, ठीक है। बहुत हम लोग सुनते कह रहे हैं IPCC आया, इसका रिपोर्ट आया, तो होता क्या है बेसिकली। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि IPCC कुछ ऐसा काम करता नहीं है, बस ये क्या करता है कि जो अलग अलग एजेंसीज हैं वो रिपोर्ट लाते हैं, एंड ये रिपोर्ट को प्रेजेंट करता है, बस इसका यही काम है, ठीक है। और इसमें देखो ये क्या था कि IPCC सब बना कैसे है, तो UNEP एंड WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये दोनों मिलकर के IPCC बनाते हैं। ये बना था 1988 में, ठीक है। और इसमें देखो ये IPCC क्या करता है कि टाइम टाइम पे अलग अलग रिपोर्ट लाता है, ठीक है। तो फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट लाया था 1990 में, इट मीन्स कि बनने के 2 साल बाद लाया, ठीक है। सो 1990 में फर्स्ट असेसमेंट रिपोर्ट लाया। उसके बाद क्या करता है कि ये एक बेसिस बन जाता है फॉर UNFCCC, ठीक है। और UNFCCC जो रियो अर्थ समिट 1992 में होता है, ठीक है। तो यही होता है कि इसके बाद UNFCCC आता है इस रिपोर्ट के बाद, कि चलो ठीक है। और देखो इसमें क्या होता है ना कि जब ये आता है ना, अब लोगों को क्या होता है कि
केवल क्लाइमेट ही एक मेजर इशू नहीं रहता है। इसके बाद क्या होता है कि सब अलग अलग स्टेप हो जाता है। क्लाइमेट के लिए अलग लिया जाएगा, फिर जो बायोडाइवर्सिटी के लिए है कन्वेंशन और बायोडाइवर्सिटी जो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी COP16 आई थिंक की काली में हुआ था, ठीक है। सो इसको भी देखेंगे अभी। तो ये हो गया। फिर यहीं पे जो है यूएनसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन, जो बोलते हैं ना कि बेसिकली डिफोरेस्टेशन को लेकर के था, ठीक है। तो ये चीज़, अ, उस चीज़ को कैसे कोप अप करना है। सो फर्स्ट रिपोर्ट ये आया था। सेकेंड रिपोर्ट का अगर हम लोग बात करते हैं, 1995 में आया, ठीक है। मतलब वी कैन से 5 साल बाद आया, ठीक है। फिर ये क्या था कि जो ये रिपोर्ट आया था, सेकेंड रिपोर्ट, इसी को लेकर के जो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल बनता है, ठीक है, वो आता है। क्यों क्यों ऐसा बेस बनता है सेकेंड रिपोर्ट, क्योंकि 1997 में आया था क्योटो प्रोटोकॉल और ये आया था 1995 में। तो इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो। देखो, पांचवा असेसमेंट रिपोर्ट आता है, फिफ्थ रिपोर्ट आता है इसका 2014 में। और इसमें जो 1.5 डिग्री का जो रखा गया था थ्रेशोल्ड, कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अगर 1.5 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो फिर कहीं ना कहीं ये पूरा कंसर्न हो जाएगा, ग्लेशियर मेल्ट करेगा, बहुत सारा इशूज़ था, ठीक है। तो इसका बात होता है। अब देखो क्या था कि बहुत सारे चीज़ तो आ रहे थे इस बीच में, लेकिन सबसे बड़ा बात था कि जो यूएनईपी था ना, उस टाइम पे यूएनईपी ही सारा चीज़ को देखता था, ठीक है। जो 1972 में यूएनईपी था, ठीक है, तो यही सारा चीज़ को हैंडल करता था। तो 1972 में ही यूएनईपी आया था। लेकिन ये क्या करता है कि इस चीज़ को इसको हैंडल करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। इन्वायरमेंट भी देखना है, फंड भी देखना है, तो करे तो क्या करे, ठीक है। इस कारण से इसका काम आसान करने के लिए, मनी का काम आसान करने के लिए अलग चीज़ लाया गया। और जो वर्कलोड था, क्योंकि ये सारा काम देखता था इन्वायरमेंट से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, फिर जो डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड जो होता था, ठीक है, तो वो चीज़ होता था। इसी को लेकर के दो चीज़ को इसको डिवाइड कर देता है। एक तो जो पैसा का काम होगा वो देखेगा ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड, ठीक है। सो ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड जो आता है ना, वैसे भी ये आफ्टर 20 ईयर जो आता है 1992 में आता है, ठीक है। सो 1992 वाला भी डेट ध्यान रख लेना है क्या क्या होता है। बट अभी के लिए ठीक है, एक सेकेंड ना, चलो ठीक है। फिर जो वर्कलोड का था, पैसा वाला तो काम सोल्व हो गया। जो वर्कलोड का काम था, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो है कि UNFCCC, ठीक है, क्योंकि इसका ये देखेगा क्लाइमेट से जो चेंज हो रहा था उस चीज़ को। बायोडाइवर्सिटी वाला जो है वो बायोडाइवर्सिटी का अलग रहेगा, ठीक है, कॉप जो होता है। फिर जो डिजर्टिफिकेशन जो हो रहा था उस चीज़ को अलग देखेगा, ठीक है। सो ये था। अब देखो, हम लोग बात करते हैं जो ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड है, ये 3 चीज़ों को मिला करके बना है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, UNEP एंड जो है वर्ल्ड बैंक, ये तीनों मिला करके इस GEF के अंदर, मतलब ये तीनों कहीं ना कहीं फंडिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड। फिर होता है रियो अर्थ समिट 1920, इसी में तो ये बना था ना। तो रियो अर्थ समिट कब होता है? 5 जून को, और हम लोग को पता है 5 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो देखो, फिर उसके बाद क्या होता है कि 20 ईयर के बाद जो होता है स्टॉकहोम होता है, ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन। और जो इंडिया में जो था इस टाइम पे रियूस अर्थ समिट में, यहाँ पे 1992 में था। और इस टाइम के PM थे PV नरसिम्हा राव, इंडिया से, ठीक है। जो कि ये बात करते हैं कि कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। मतलब समझो कि वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जहाँ भी जाता है, बोला जाता है ना कि ठीक है हमको तो करना ही है बट तुम भी करो, थोड़ा सा एक्टिव रहता है इन सब मामले में। तो इंडिया ने यही बात रखा कि भाई देखो, तुम लोग ये सब कर रहे हो ठीक है, लेकिन मेरा जो काम है, दोनों को बराबर मत करो। जो डेवलप्ड है और जो डेवलपिंग है, दोनों को बराबर मत करो। आप लोग ऑलरेडी जो है इमिशंस कर चुके हो, ठीक है। तो आपका काम जो है ना, आपकी जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो इस चीज़ को लेकर के। सो इसी कारण से यहाँ बोला जाता है हम लोग जो है थोड़ा सा हम लोग को टाइम दो अभी, ठीक है। तो 1992 में ये होते हैं। फिर उसके बाद इस टाइम पे क्या थे कि 172 जो है ना, 172 गवर्नमेंट एजेंसीज इसमें बेसिकली बैठे थे। तो एजेंडा 21 आता है यहीं पे। क्यों एजेंडा 21 आता है? क्योंकि 1972 में जो था, फर्स्ट टाइम पे हुआ था कन्वेंशन। फिर उसके 20 ईयर के बाद जो होता है, ये होता है रियो अर्थ समिट। और फिर 21 इसी टाइम पे आता है एजेंडा, ठीक है। एजेंडा 21 में उसके बाद जो आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ आपको देखने को मिलेगा
कि इसमें आउटकम्स आते हैं, जैसे यूएनएफ ट्रिपल सी, जो कि यूएनएफ ट्रिपल सी जो है ये इसके अंदर आता है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, जो 1997 में देखने को मिला था। फिर पेरिस एग्रीमेंट जो होता है 2015 वाला, और यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे गोल जो है ना लाए गए थे, ठीक है। और पेरिस एग्रीमेंट में ही तो लाया गया था ना कि जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री सेल्सियस वाला जो है कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम 2 से तो एकदम ही नहीं ज़्यादा होना चाहिए। फिर जो बायोडाइवर्सिटी को लेकर के था, इसमें कार्टेजिना प्रोटोकॉल आता है, ठीक है, जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल है वो 2000 में आया था। देन ये था नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल कब आता है? 2010 में। तो इस चीज़ को ऐसे समझो कि आपको इस चीज़ में एक साइड आपको दे देगा, ईयर दे देगा, ठीक है, ऐसे एक साइड ईयर दे देगा और एक साइड जो है ना ये सारा जो प्रोटोकॉल है, कन्वेंशन है, ये दे देगा, और उसको मैच करने के लिए भी दे सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग को ध्यान रखना जरूरी है। कार्टेजिना कब आया था? 2000 में। और नगोया प्रोटोकॉल कब आया था? 2010 में, राइट। और यूएनएफ ट्रिपल सी तो आया ही था 1992, और इसमें बेसिकली, और फिर उस इसी के साथ में क्योटो प्रोटोकॉल आया था 1997 में, ठीक है। तो चलो ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या आता है? यूएनसीसीडी जो आया था 1994 में, और ये फोर्स में आता है 1996 में आता है, तो अलग अलग है। अब चलो इतना तो हम लोग का पता यहाँ पे चल जाता है, ठीक है। इससे पहले एक और चीज़ हम लोग देख लें कि सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे ना कि देखेंगे एक एक चीज़ क्लाइमेट चेंज को लेकर के क्या लाया गया था, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है धीरे धीरे, और जो यहाँ पे कॉप इंपॉर्टेंट वाले कॉप थे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉप हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि सारा चीज़ कॉप पढ़ते जाओगे, ठीक है, पता चला कॉप ही पढ़ते रहेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको 1 सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे क्या था कि यूएनएफ ट्रिपल सी 1992 में आया, ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो बोन जर्मनी में है, ठीक है, कि ठीक है, हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो था ना, इस चीज़ को क्या किया कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फंड है, ठीक है, इसमें है कि एक क्लाइमेट चेंज को लेकर के ये अलग फंड एक बनाया, जिसको कि बोला गया ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है, जीसीएफ, ग्रीन क्लाइमेट फंड। और जीसीएफ जो है ये एक इसको मतलब 2010 में लाया जाता है, और ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि जीसीएफ कब आया था? 2010 में आया। कौन कौन जो कॉप 16 हुआ था, ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हो। फिर उसमें क्या होता है कि जो 1997 जो क्योटो प्रोटोकॉल है, अब यहाँ से मेन इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम स्टार्ट होता है अलग अलग कंट्री के साथ, और ये बेसिकली देखने को मिलता है कॉप 3 में। जैसे कॉप 1 2 3 स्टार्ट हो जाता है ना आफ्टर रियो समिट, ठीक है, तो उसके बाद से जो कॉप 3 देखने को मिलता है उसमें क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में ये आता है। 1992 में क्या हुआ? ठीक है, ये इसमें बहुत सारा चीज़ हुआ देखने को मिला, लेकिन रियो समिट जो होता है उसके बाद से ये कॉप स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली बाइनियली बोला जाता है कि 2 ईयर में होगा। और ये जो कॉप 1997 में आया था, सॉरी क्योटो प्रोटोकॉल, वो फोर्स में आता है 2001 में, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो क्योटो प्रोटोकॉल में दो चीज़ डिवाइड हो जाता है, एक तो एनेक्सर 1 होता है, एनेक्सर 2, मतलब लिस्ट 1 लिस्ट 2। इसमें दो कंट्री को, एक तो डेवलप्ड कंट्री को बांट दिया गया, एक डेवलपिंग कंट्री को, जैसे इंडिया हो गया। डेवलप्ड कंट्री को ये बोला गया कि आप ये बेसिकली लीगली बाइंडिंग होगा इन पे, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है इन पे लीगली बाइंडिंग नहीं था। और जो डेवलप्ड कंट्री था, इसमें बोला गया कि जो 5.2% जो है ना, आपको 5.2% तक जो है ना इमिशंस को कम करना है, ठीक है, और 2012 तक आपको कम करना है, ठीक है। ऐसे डेवलपिंग कंट्री को ऐसा कुछ ऐसा चीज़ नहीं था, ठीक है। और और हाँ, एक और चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल में ही सर्टिफिकेट इमिशन रिडक्शन को लेकर के बात आया था कि जो जितना कम करेगा उस चीज़ को उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इस तरह से मतलब कुछ बातें चल रहा था। अब देखो क्या होता है कि और डेवलपिंग कंट्री ये बोला गया कि यार बहुत हो गया, डेवलपिंग कंट्री है, आप लोग मस्ती कर लिए, अब आप लोग आपको भी जो है ना थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना होगा, ठीक है, आपके लिए भी बाइंडिंग होगा एक तरह से, मतलब फॉर डेवलपिंग कंट्री। ये एक पेरिस एग्रीमेंट होता है, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आता है, जो कि कॉप 21 नाम दिया गया। ऐसे पूछ सकता है कि पेरिस एग्रीमेंट कॉप 21 में कौन सा हुआ था एग्रीमेंट? तो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि ये इसमें ये बोला गया कि जो टेम्परेचर है 2 डिग्री से कम रखना है, और ट्राई ये करना है कि 1.5 डिग्री तक ही रहे, ठीक है, तो इट विल बी बेटर फॉर दी ओवरऑल अर्थ, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि दोहा अमेंडमेंट आता है, ठीक है, और इसमें ये बोला गया था कि जो 1990 का लेवल है
उससे कहीं ना कहीं 18% तक कम करना है, ठीक है। जैसे 1990 में अगर 100% था, तो आपको बेसिकली जो है ना, अब से उसके बाद से इसमें से 18 घटा दो, ठीक है, तो आपको 82% करना होगा। इस तरह से जो था ना, ऐसा बात चलते आ रहा था। और ये जो दोहा समिट हुआ था, दोहा अमेंडमेंट हुआ था, ये हुआ था 2020 में, ये भी ध्यान रख सकते हो। और इसमें क्या था कि डेवलपिंग कंट्री जो थे ना, वो बेसिकली उनको, जो डेवलप्ड कंट्री थे वो डेवलपिंग कंट्री को देंगे 100 बिलियन डॉलर का, ठीक है। सो ये चीज़ $100 पर ईयर का बात होता है कि इसमें आपको पैसा देना होगा। अब चलो फिर होता है यहाँ पे एनडीसी का बात होता है इसमें, जो पेरिस एग्रीमेंट होता है, इसमें नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, मतलब ये बोला गया कि जो आप अपने कंट्री है ना, वो अपना अपना टारगेट रख सकते हैं, ठीक है, कि मुझे इतना मैं कम करूँगा, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये था 5 ईयर का टारगेट, ठीक है, कि आप 5 साल में कितना कम कर सकते हो, इस तरह से। सो इंडिया का टारगेट रखा गया 2030 तक, कि मैं 45% जो अपना जीडीपी है उसके कंपेरिजन में रिडक्शन करूँगा, 45% जीडीपी का, ठीक है, इमिशंस को रिड्यूस करूँगा। 50% जो है, जो एनर्जी है उसको हम लोग क्या करेंगे, नॉन फॉसिल्स फ्यूल से करेंगे। मतलब नॉन फॉसिल्स कहने का मतलब कि आप जो है ना, सन हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इस चीज़ से आप ओरिजिनेट करोगे 50%। फिर उसके बाद क्या होता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2016 में आया था, और इसका हेडक्वार्टर आपको पता है दिल्ली में है, ठीक है, नोएडा बेसिकली। तो ये भी ध्यान रख लेना। और COP 26 आता है फिर इसके बाद, ठीक है, मतलब इसके बाद नहीं आता है, बट ये इंपॉर्टेंट है COP 26। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ग्लासगो क्लाइमेट समिट हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था, यूके, यूनाइटेड किंगडम में, ये 2021 में हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था कि बेसिकली इसमें फॉसिल फ्यूल को एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया था, ठीक है, कि हमको इसको फेज डाउन करना है, फेज आउट नहीं, फेज डाउन करना है। इसमें इंडिया और चाइना जो थे ना, दोनों एग्री हुए थे, ठीक है, COP 26 में। तो इस तरह से समझो। और यहीं पे पंचामृत जो पीएम मोदी जी और लाइफ स्टाइल था ना फॉर इन्वायरमेंट, ये सब इनिशिएटिव लाया गया था। और ये पंचामृत का टारगेट कितना है, 2030 तक था मोस्टली। और बाकी एक जो आपको देखने को मिलेगा कि नेट जीरो टारगेट, वो 2070 तक है। सो 500 गीगावाट नॉन फॉसिल्स फ्यूल करना है। 50% एनर्जी जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी से होना चाहिए 2030 तक। और साथ ही साथ 45% हम लोग कर लेंगे, कार्बन इंटेंसिटी को कम कर लेंगे, ठीक है, सो 2030 तक। तो ये सब बातें चल रहा था। देखो, एक COP 31 जो होना है ये ऑस्ट्रेलिया में होना है, लेकिन अभी COP 30 कहाँ पे हुआ है ये पूछा जा सकता है। सो बेलेम ब्राज़ील में हुआ था 2025 में। एंड देन इसमें क्या था कि ये एक और ख़ास बात यह है कि 10 ईयर इसमें हो गया था किस चीज़ का, तो पेरिस एग्रीमेंट का। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, एंड देन +10 ईयर, तो 2025 में जो हुआ था ये COP 30 हुआ था। इसमें क्या हुआ कि दो चार चीज़ें बात हुआ कि जो सबसे ज़्यादा ये ब्राज़ील में हुआ था, तो उसी के अकॉर्डिंग इस पर बात किया गया था कि भाई इसमें हम लोग रेन फॉरेस्ट पे फोकस करेंगे, ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। जस्ट ट्रांजिशन पे बात किया गया, जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म, ठीक है। और फिर उसमें क्या था कि नेट जीरो जो है ना, नेट जीरो ये 2050 तक करने का बात किया, जो 2070 तक का था, इसमें 2050 तक। वैसे भी अलग अलग कंट्री का अपना अलग अलग टारगेट है, लेकिन ठीक है। फिर इसमें क्या है कि जो कार्बन प्राइसिंग इंटीग्रेशन का भी बात किया गया, तो एक दो चीज़ें हैं। इंडिया इसमें क्या किया, तीन चीज़ों का बात करता है कि क्लाइमेट जस्टिस का बात करता है, इक्विटी का बात करता है, ठीक है, और ये भी जस्ट ट्रांजिशन का बात करता है। कि जस्ट ट्रांजिशन कहने का मतलब क्या है ना, कि ठीक है भाई, अचानक से तो नहीं, बट धीरे धीरे जो है ना, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जा रहे हैं, ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस चीज़ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सो मतलब इस चीज़ पे चेंज हम लोग कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं, ठीक है। सो COP 21 कहाँ पे हुआ था, ये यूएई में हुआ था 2023 में, ठीक है। और इसमें क्या था, फोसिल फ्यूल फेज आउट करने का बात किया गया था। और ये फर्स्ट ऐसा ग्लोबल स्टॉक टेक था इस पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, जिसमें कि बेसिकली टारगेट को ना, हर एक 5 साल में जो है ना, मतलब ये 5 साल में यहाँ पे देखा गया कि भाई तुम किए क्या यहाँ पे, ठीक है। टारगेट तो रख दिए थे आप 5 साल का, अलग अलग कंट्री का, को बेसिकली ये जो COP 21 हुआ था पेरिस एग्रीमेंट में, कि अपना अपना 5 साल का टारगेट करो, लेकिन कर कितना रहे हो इस पे भी बात किया गया, ठीक है। सो इंडिया का ये बात हुआ था कि 2030 तक 43% जो है ना, ये बेसिकली कम करना है, ठीक है।
और फिर ट्रिपल करना है रिन्यूएबल एनर्जी को, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को भाई 2030। लॉस एंड डैमेज फंड इसमें आया गया। तो ओवरऑल इस सब का बातें था यहाँ पे, तो इंडिया भी इस चीज़ को एग्री करता है। अब चलो हम लोग देखते हैं, वैसा ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बचा नहीं है। तो क्लाइमेट से रिलेटेड वही सारी चीज़ें था, ठीक है, जितना भी हम लोगों ने कॉप देखा। फिर एक होता है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये जो होता है स्टार्ट होता है बेसिकली रामसार कन्वेंशन से। रामसार कन्वेंशन कब होता है? 2 फरवरी, ये 1971। ये वेटलैंड डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना 2 फरवरी को, और यहीं पे रामसार में था, ठीक है। इसमें क्या था कि एक मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड होता है जिसमें कि जो वेटलैंड है, जो ज़्यादा थ्रेट है उनको, ठीक है, उनको स्पेशल इस चीज़ में रखा जाता है, इस कैटेगरी में, ठीक है। साइट्स जो है यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। और स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाuna, इसमें देखो दोनों चीज़ का बात किया जाता है, जानवर एंड पेड़ पौधे को भी, ठीक है। और ये साइट्स कहाँ पे हुआ था? वाशिंगटन डीसी में, ठीक है, 1973 में, और फोर्स में आता है 1975 में। इसमें क्या होता है कि इंडिया जो है ना 1976 में इस चीज़ को रेटिफाइड करता है। और जो कि बेसिकली जो, और एक और बात है कि साइट्स एडमिनिस्टर किया जाता है बाय यूएनईपी, ठीक है। और ये बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ठीक है। और ये इसका कोप जो होता है ना हर एक 3 साल में होता है, ठीक है। इंडिया जो है इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को, इसी के अंदर 1972 के अंदर, ठीक है। एक और था कि कस्टम एक्ट 1962, जिसमें देखने को मिलता है कि इलीगल ट्रांसपोर्ट होता है गुड्स एंड इन सारी चीज़ों का। इस चीज़ पे भी इंडिया इस चीज़ पे फोकस कर रहा था। एक माइक प्रोग्राम होता है बेसिकली, ये एलिफेंट के लिए होता है। तो इस पे 10 साइट है, वैसे झारखंड नहीं है इसके अंदर, तो ठीक है। फिर इसमें अपेंडिक्स लाया गया था इस साइट्स के अंदर, अपेंडिक्स 1, 2, 3। इसमें बेसिकली ये था कि जो अपेंडिक्स 1 में था ना, ये कुछ ऐसे जो ट्रेड थे थोड़ा बहुत अलाउ थे, ठीक है। और जो 2 में था वो परमिट था, लिमिटेड परमिशन था। 3 में तो बेसिकली इस चीज़ को अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो सर्टिफिकेशन चाहिए, मतलब थोड़ा रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा था यहाँ पे। एक ट्रैफिक चीज़ है, ठीक है। ट्रैफिक क्या है कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। बेसिकली इसमें ये देखा जाता है कि आप लोग किस चीज़ को कितना कैसे ट्रेड हो रहा है, ठीक है, थ्रेट है कि नहीं, तो ये सारा चीज़ को। यहाँ पे फ्लोरा एंड फाuna जो है दोनों का बात किया गया। हेड क्वार्टर कैम्ब्रिज यूके में है इसका, ठीक है। और ये जो टैरिफ है, ट्रैफिक, ये दो चीज़ इसको देखते हैं, एक तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड एक आईयूसीएन जो है ना रेड डेटा बुक पब्लिश करता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। एक होता है बोन कन्वेंशन, दो इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बोन कन्वेंशन होता है एंड एक बोन चैलेंज होता है। बोन कन्वेंशन जो बात करता है माइग्रेटरी स्पीसीज़ का, माइग्रेटरी बर्ड का यहाँ पे नहीं बात बोल रहे, माइग्रेटरी स्पीसीज़ का। इट मीन्स कि यहाँ पे बर्ड्स भी आ जाएंगे, एनिमल्स, और सारी चीज़ आ जाएंगे, ठीक है। एयर वाटर में जो भी चलते हैं, एयर वाटर में भी जैसे टर्टल है, ठीक है। वी कैन से कि इंडिया, मतलब इंडियन ओशियन से चला गया पैसिफिक ओशियन में, तो वो भी आ जाएगा ना। तो ये सारा चीज़ इसमें बोन कन्वेंशन में है। ये फोर्स में आता है 1983 में, 133 पार्टी है। इसमें भी अपेंडिक्स 1 और 2 है, ठीक है। सो दो अपेंडिक्स इसमें देखने को मिलेगा। और फिर उसमें COP13 हुआ था आपका 2020 में, ठीक है, गांधीनगर इंडिया में, ठीक है। तो इस कारण से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक होता है, सेकेंड, एक होता है बोन चैलेंज, जो मैंने बात कर रहा था बोन चैलेंज का। सो ये 2011 में आता है। इसमें क्या होता है कि जो डिग्रेडेड लैंड है, ठीक है, उसको रिस्टोर करना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, ठीक है। और 150 मिलियन बेसिकली हेक्टेयर लैंड को यहाँ पे रिस्टोर करने के बाद किया गया था 2020 तक। UNCBD जो होता है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये 1992 में आया, ठीक है। रियो अर्थ समिट जो ब्राज़ील में हुआ था, यहाँ से इनिशिएट होता है, ठीक है। और फोर्स में आता है ये 1993 में। तो इस तरह से देखो कैसे चीज़ है। और ये भी एवरी 2 ईयर में होता है, ये एवरी 2 ईयर में होता है, जो कि CBD एवरी 3 ईयर में होता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया। और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है 2003, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में देखने को मिल जाएगा। देखो कार्टिजिना प्रोटोकॉल पूछ लेगा कि कार्टिजिना प्रोटोकॉल रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। तो ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, कार्टिजिना, ठीक है। कार से जाता है ना, राइट, इस तरह से। सो ये क्या करता है कि जैसे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग चीज़ है, प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गए हैं, ठीक है, तो उनमें क्या आप चेंजेस कर रहे हो उनके DNA में, उनके ब्लड सैंपल्स में, ठीक है। अभी देखते हो
ब्लू बेबी और बहुत सारे अलग अलग तरह से भी प्रिपेयर होते हैं, और जीन एडिटिंग, ठीक है, बीटी कॉटन, इस तरह के जो क्या है ना, तो उसको ये बोला जाता है कि यार इतना भी मत इसको मॉडिफाई कर दो कि हेल्थ पे इम्पैक्ट करे, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे इंश्योर किया गया कि सेफ हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन का बात किया गया यहाँ पे, ठीक है। फिर होता है कार्टेजिना प्रोटोकॉल, बस इतना ही है। एक नगोया प्रोटोकॉल होता है जो 2010 में आया था, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग का बात होता है कि मतलब सबको फ़ायदा होना चाहिए नगोया प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब ये है कि अभी क्या होता है कि ट्राइबल्स लोगों को पहले के बारे में, ट्रेडिशनल चीज़ों के बारे में बहुत सारा जानकारी था, ठीक है। लेकिन अब का क्या है कि लोग उस चीज़ को अपना क्रेडिट ले लेते हैं और इनको क्रेडिट नहीं देते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखा गया कि एटलीस्ट जो तुम इनका सामान चीज़ ले रहे हो, इनका नॉलेज को तुम यूज एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो एटलीस्ट इनको भी इसमें शामिल करो, ठीक है। और ये नगोया प्रोटोकॉल 2014 से इफेक्ट में आता है, 2010 में प्रोटोकॉल हो गया था। एक होता है आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट, ये 2011 से 20 तक का था। और इसमें क्या होता है कि बेसिकली नगोया का जो ये था कॉप 10, ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल का, उस चीज़ को यहाँ पे और थोड़ा सा ब्रॉड किया जाता है। और विज़न 2030 आता है, इसमें 20 टारगेट थे, 5 गोल थे, ठीक है। और बस यही था। और जो मैंने यहाँ पे कॉप 13 का बात किया गया था ना, इस चीज़ पे दो चीज़ पे फोकस किए गए थे, एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे और एक होता है बंगाल फ्लैरिकन पे, ठीक है। तो यही है, बाकी तो ऐसे कुछ है नहीं, आई थिंक इट इज़ ओवर। और थोड़ा सा बच्चा है, इस चीज़ को हम लोग देख ही लेते हैं, राइट। फिर एक होता है कन्मिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखो कन्मिंग कहाँ पे है, चाइना में है, एंड मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, कनाडा में है। सो उस टाइम पे क्या था कि कोविड चल रहा था, और कोविड के टाइम पे क्या बोला कि यार कैसे होगा, मीट तो करना है नहीं। तो इस चीज़ को क्या था कि इसको शिफ्ट कर दिया गया था कनाडा में, ठीक है। और कॉप 15 होता है सीबीडी का यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसमें गोल रखा गया था 2050 तक का, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो रेट है उस चीज़ को, जो एक्सटेंशन का रेट हो रहा है उसको कॉप अप करना है बाई 10 टाइम्स, ठीक है। तो मतलब मान लो कि 1% डिस्ट्रॉय हुआ है, तो हम लोग को 10% फुलफिल करना होगा इस चीज़ को, ठीक है, इस तरह से। ये 2030 तक था, इसमें 23 टारगेट थे। एलिमिनेट करना था, इसमें प्लास्टिक पोल्यूशन को भी रखा गया था बात। इन्वेसिव स्पीसीज का जो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसको थोड़ा सा 50% तक करना है, रिड्यूस करना है। 200 अरब डॉलर्स इसमें बेसिकली लाए गए थे फाइनेंस करने के लिए 2030 तक। एक होता है कॉप 11, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हुआ था हैदराबाद, इंडिया में ही, ठीक है। और इसमें उस टाइम पे के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है। सो इंडिया इसमें फंड करता है 50 करोड़ का, ठीक है। और कॉप 16 जो हुआ है काली, कोलंबिया में, 2025 में, ठीक है। काली फंड इसमें आया। कॉप 17 हुआ, ये अर्मेनिया होगा बेसिकली 2026 में। तो अभी कॉप 16 हुआ है 2025 में काली, कोलंबिया में, ये किसका हुआ है, सीबीडी का। अब चलते हैं यूएनसीसीडी, ठीक है। यूएनसीसीडी ये भी बाइनियली होता है, ठीक है। और इंडिया इसको अडॉप्ट करता है 2001 में, और अपडेट करता है अपना रिपोर्ट इंडिया 2018 में। कॉप 14 जो होता है ना, ये न्यू दिल्ली में होता है इसका, सीबीडी का। और दिल्ली डिक्लेरेशन इसमें आता है। इंडिया इसका टारगेट है 2030 तक, ठीक है। और 26 मिलियन रीस्टोर करना है लैंड को। कॉप 16 होता है इस चीज़ का, किसका, देखो कॉप बहुत अलग अलग होता है। कॉप 16 एक हुआ आपका सीबीडी का, ठीक है, इवन सीबीडी का। ये कॉप 16 कहाँ पे हुआ, काली, कोलंबिया में, ठीक है। एक हुआ कॉप 30, ठीक है, ये हुआ पेरिस एग्रीमेंट वाला। तो इस ये हुआ बेसिकली आपका यूएनएफसीसीसी का कॉप 30 हुआ, जो क्लाइमेट चेंज को डील करता है। ये आपको देखने को मिला कहाँ पे, तो बेलेम, ब्राज़ील में, ठीक है। G20 एक होता है, इस बार सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका में हुआ है, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। सो कॉप 16 कहाँ पे हुआ, 2024 में हुआ ये हुआ है यूएन ट्रिपल सी, यूएन CCD का, ठीक है। ये हुआ रियाद, सऊदी में हुआ था, ठीक है। तो इसका ये ध्यान रखना। आवर लैंड आवर फ्यूचर, इसका बात किया गया। तो आई होप ये इसमें जितने भी डाउट होंगे
सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। और काफ़ी ये ब्रॉड सब्जेक्ट होता है, बहुत को समझ में नहीं आता है इसका स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक। इसी में हम लोग गुम हो जाते हैं कि यार वियना कन्वेंशन किसका था, मॉन्ट्रियल कब आया था, किगाली कब हुआ था, ठीक है। फिर इधर चलोगे तो इधर भूल जाओगे कि आई पी सी सी कब आया था, ब्रंटलैंड रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, ठीक है। फिर सेकेंड रिपोर्ट में कौन सा आया, थर्ड रिपोर्ट में क्या होता है, इन सारी चीज़ों को तो खैर आई थिंक इट इज़ सॉर्ट आउट नाउ। तो थैंक यू। एंड अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना। और भी मैं इसमें ऐसा नहीं है कि मैं MCQ करा रहा हूँ, ये करा रहा हूँ, जो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, डाउट होते हैं, इस चीज़ को मैं यहाँ पर डील करूँगा, राइट। सो ओके, बाय।